अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब लोग भी ठीक ठाक होंगे। और ऑलमोस्ट रमज़ान मुबारक जो है वो आधे हो चुके हैं। तो अल्लाह ताला का एहसान है, अल्लाह ताला का फ़ज़ल व करम है कि उसने हम पर इस साल भी इतनी मेहरबानी, इतना एहसान करम फ़रमाया कि हमें ये माह मुबारक नसीब फ़रमाया। तो इंशाअल्लाह ताला दुआ है कि बाकी के रमज़ान भी इसी तरह से खैर वाफ़ियत से गुज़र जाएँ। अच्छा, मैं असर की नमाज़ के बाद किचन में आ जाती हूँ क्योंकि मुझे इतने ज़्यादा आइटम्स नहीं बनाने होते। ऑलरेडी कुछ चीज़ें जो प्रिपेयर करके रखी होती हैं, फ्रीज़ होती हैं, या तो उनमें से एक आधा आइटम निकल आता है या फिर मेरी कुकिंग का एक आधा आइटम होता है। घर में हमारे फ्राई जो चीज़ें होती हैं ना, वो इतनी नहीं पसंद की जाती, खाई ही नहीं जाती, तो बना कर फ़ज़ूल में ज़ाया करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। हेल्पर्स जो है मेरी, उनको भी मैं हाथ के हाथ दे देती हूँ और उनको मैं मतलब हाफ़ कुक देती हूँ, कुक करके नहीं देती, ताकि वो अपनी मर्ज़ी से अपने घर में बना सकें। तो इसलिए फिर कोई फ़ायदा नहीं है कि बच जाने के बाद किसी को दिया जाए। तो इतनी ही चीज़ बनानी चाहिए जितनी कि खाई जा सके। और रमज़ान मुबारक में बिलीव मी इतना दिल ही नहीं कर रहा होता फ़ालतू कोई भी चीज़ खाने का, क्योंकि ये जो रमज़ान है काफ़ी छोटे ड्यूरेशन के रमज़ान आए हैं। तो मेरा नहीं ख़्याल कि इसमें कुछ इतना ज़्यादा भूख का एहसास हो या प्यास का एहसास हो। तब तो रमज़ान मुबारक जो है तो वो विंटर्स की तरफ आ रहे हैं। अच्छा जी, मैंने प्लान किया था बड़ी ही लाइट सी कोई राइस बनाने का, या फिर कुछ मैं इस तरह से हस्बैंड से भी पूछ रही थी कि बताएं आज दिल कर रहा है मेरा राइस या खिचड़ी बनाने को। तो उन्होंने कहा जो तुम्हारी मर्ज़ी कर लो। फिर मेरा बस यही प्लान बना कि मैं मज़ेदार सी बिल्कुल सिंपल से लो स्पाइसेस के साथ खिचड़ी बना लेती हूँ। और क्योंकि ऑलरेडी जो थी मैंने चिकन बनाई हुई थी कौरमा सहरी के लिए, और इफ्तारी में बस ये होता है कि या तो बेकिंग आइटम हो जाता है या उसके अलावा कोई एक आध बेकरी का आइटम बाहर का हो जाता है। बाकी दही बड़े और जो चाट वगैरह होती है वो तो यूजुअली डेली में हमारी बन जाती है, तो यही हमारे लिए इनफ रहती है। तो बस जी, यहाँ पर मैंने नॉर्मल सा थोड़ा सा प्याज को जो है ना गोल्डन करके उसी में ही अपनी पहले से जो सोक की हुई मेरी खिचड़ी की जो थी ना, वो टोटा चावल जिसे हम कहते हैं, आई थिंक इसको बासमती राइस भी कहते हैं, तो उसको मैंने भिगोया हुआ था, तो उसको मैंने इसके साथ फ्राई करके डाल दिया था। थोड़े से टमाटर मैंने इसलिए ऐड किए थे कि टमाटर से ना थोड़ा सा टेस्ट खिचड़ी का जो है ना बड़ा मज़े का मीठा मीठा सा डिफरेंट सा बनता है। और इसके अलावा मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला, ना मैंने अलग से इस पर तड़का लगाया। भगार लगाने से ना काफ़ी हैवी हो जाती है जो खिचड़ी भी होती है, और क्योंकि फिर हमारा जो स्टमक बेचारा है ना काफ़ी स्ट्रगलिंग मोड पर होता है ड्यूरिंग रमज़ान, तो मैं समझती हूँ कि उसे हमें ऐसी तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए जो वो बेचारा बहुत ही मुश्किल का शिकार हो जाए। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक के रमज़ान मुबारक बड़े अच्छे खैर आफियत से गुज़रे हैं। और वैसे भी सोच समझ के जब खाया जाए तो मेरा ख़्याल है कि स्टमक भी खुश रहता है और अपनी तबीयत भी ठीक ठाक रहती है। अच्छा जी, मैंने बनाना था आज, मैंने प्लान किया था कि मैं बनाती हूँ पिज़्ज़ा ब्रेड, क्योंकि बच्चे भी खा लेते हैं, घर में सबको शौक़ होता है इस किस्म की बेक जो चीज़ होती है ना वो खाई जाती है शौक़ से, क्योंकि ना तो ये हैवी होती है ना ऑयली होती है, सब मज़े से खा लेते हैं और इससे कुछ होता भी नहीं है, इफ़ेक्ट्स भी इसके कुछ इतने नहीं होते। तो बस मैंने यहाँ पर आपको स्टार्ट में शेयर कर दिया, मैंने मैदा जो था ना वो मैंने गूंद लिया था। और जो अगर पिज़्ज़ा की डो या पिज़्ज़ा ब्रेड की डो आपने बनानी हो हमेशा, तो वो बहुत ही सॉफ्ट होनी चाहिए और नीम गर्म पानी से गूंदनी चाहिए। मैं हमेशा इसी तरह से करती हूँ। हर एक का अपना स्टाइल होता है, तरीका होता है रेसिपी का, बस मेरा इसी तरह से है। और जो अगर आप देखें तो प्रोफेशनली भी इसी तरह से रूल्स जो होते हैं ना वो बेकिंग में काउंट होते हैं, फॉलो किए जाते हैं।
तो मैंने इसको तकरीबन 2 घंटे रेस्ट दिया था और ये काफ़ी राइज़ हो गई थी। उसके बाद दोबारा से मैंने इसको थोड़ा सा नीट कर लिया था ताकि इसके अंदर जो एयर प्रोड्यूस हो जाती है ना पिज़्ज़ा डो को बनाने के बाद, जो ईस्ट हम यूज़ करते हैं, तो उस एयर को निकालना मस्ट होता है, वरना वो जो आपका डो होता है ना वो राइज़ नहीं करता ड्यूरिंग बेकिंग। तो बस मैंने जो पहले से ही यहाँ पर, मैंने प्रॉपर आपको रेसिपी तो देनी नहीं थी, यहाँ पर पहले से मैंने जो चिकन फ्राई करके ना पिज़्ज़ा ब्रेड के लिए रखा हुआ था, बस उसे मैंने पिज़्ज़ा सॉस के साथ यहाँ इस तरह से श्रेड कर लिया। ऑलिव्स भी इसमें डाल दिए, थोड़ा सा इसमें मिक्स पिज़्ज़ा चीज़ भी डाल दिया, लेकिन बहुत कम, वरना अगर आप पिज़्ज़ा ब्रेड में चीज़ का ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये जो हम डिज़ाइन बनाते हैं ना इसकी ब्रेड का, उसमें से जो है ना वो पिज़्ज़ा की चीज़ जो होती है वो निकल जाती है और फिर आपकी सारी जो ब्रेड की लुक है वो ख़राब भी हो सकती है। आप कोई भी चिकन ले सकते हैं, मैं तो यही करती हूँ स्पेशली, या तो बॉयल करके फ्राई करती हूँ या फिर थोड़ा सा मैरिनेशन के बाद फ्राई करके रख लेती हूँ, थोड़ी सी ऑयल के साथ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बेकिंग के जितने भी आइटम हम बनाते हैं ओवन में, उसके लिए हमेशा याद रखिए कि किसी भी चिकन हो या बीफ हो, उसमें आपने किसी भी रेसिपी में ऑयल की क्वांटिटी जो है ना ज़्यादा यूज़ नहीं करनी। तो बस ये ब्रेड मैंने बड़े मज़े की यहाँ बना दी थी और इस पर मैंने एक को प्लेन रहने दिया था, एक को मैंने जो होते हैं ना सफ़ेद तेल उसके साथ थोड़े से प्रेजेंट कर दिया था और बड़े मज़े की अल्हम्दुलिल्लाह बन गई थी। बना बना कर ना इंसान को एक्सपीरियंस हो जाता है और एक रेशो का बड़ा अच्छा खासा आइडिया भी हो जाता है। तो बस मुझे ये था कि आज का ये भी हो गया और अफ्तारी बड़ी ही लाइट सी, हल्की फुल्की सी हो गई थी। और क्योंकि मेरे हस्बैंड के कलीग आ गए थे तो फिर मैं मज़ीद आगे शूट नहीं कर सकी थी। और यकीन करें कि इतना काम मेरा नहीं भी होता किचन में अफ्तारी टाइम पर, लेकिन जब साथ में थोड़ी वीडियो शूट करनी होती है ना तो वो 2 के 4 घंटे लग जाते हैं। तो इतनी ज़्यादा फिर भागम भाग होती है मतलब अफ्तारी के बिल्कुल करीब। लेकिन घर में जो मेंबर्स होते हैं, बच्चे साथ में बड़े हों तो वो भी माओं की हेल्प कर लेते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसे कोई हेल्प नहीं होती। तो टेबल बनाना, टेबल उठाना, समेटना, सारा कुछ जो होता है ना वो फिर मेरे या मेरे हस्बैंड पे ही डिपेंड करता है। तो वैसे जिनके बच्चे बड़े हैं तो घर में ना माओं को अपने साथ बच्चों को लगा लेना चाहिए, इस तरह से बच्चों को आदत भी हो जाती है। बच्चियां हैं तो उनमें तो ज़रूर डालनी चाहिए ये आदत, और अगर बच्चे हैं, बॉयज़ हैं, तो भी मैं समझती हूँ कि उनको अपने साथ लगाना चाहिए, थोड़ी सी आपकी भी हेल्प हो जाती है और साथ में उनको थोड़ी समझ-बूझ भी हो जाती है। तो बस मुझे ये होता है कि मैं टाइम टू टाइम ऐसा कर लूँ, लेकिन मज़ा ही इस चीज़ का होता है। मेरी अम्मी, अल्लाह जन्नत नसीब करे उन्हें, वो कहा करती थी कि रमज़ानों की जो आबादी और रौनक होती है ना वो होती ही इफ्तार और सहर के टाइम पे है, जो भागम भाग होती है और ये भी करो वो भी करो, इतने सारे काम होते हैं। दस्तरखान पर नाना करते भी इतनी रौनक हो जाती है, अल्लाह ताला इतनी बरकत नवाज़ देता है। तो वो अम्मी मेरी कहा करती थी इसी का सारा मज़ा होता है और यही तो रमज़ानों का ज़ेवर है। तो ख़ैर कौन सा लम्हा है रमज़ान का भी जिसमें अम्मी की याद नहीं होती मेरे साथ। तो काफ़ी मैं डिस्टर्ब भी रहती हूँ इस तरह की स्पेशल डेज़ में, अम्मी बहुत ज़्यादा याद आती हैं, बहुत मिस करती हूँ उन्हें, लेकिन क्या किया जा सकता है, अल्लाह की रज़ा में राज़ी हैं हम सब। तो जी अच्छा, मैंने यहाँ पर एग ब्रश कर लिया था, आप चाहें तो मिल्क भी ब्रश कर सकते हैं, लेकिन एग जो है तो वो जो होता है ना एक कोटिंग का काम करता है और बड़ी अच्छी बेकिंग में कलर भी आ जाता है, मिल्क से भी कलर बहुत अच्छा आ जाता है। तो भी बस ये सिंपल मैंने करना था इस तरह, वरना अगर आप चाहें तो इसमें ऑरिगानो छिड़क सकते हैं और स्प्रिंकल कर सकते हैं आप इस पर किसी भी किस्म की जो वो होती है ना 100 एंड 1000 जो होती हैं जो हम कपकेक्स में यूज़ करते हैं, नहीं तो आप पार्सले यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप थाइम भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। ये चीज़ें ना बेकिंग पर बड़ी मज़ा करती हैं बहुत। तो जी ये देखें मेरी प्यारी सी पिज़्ज़ा ब्रेड तैयार हो गई, बड़े अच्छा सा मैंने इनको गोल्डन ब्राउन कलर देने की कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। बेकिंग के लिए ना एक्स्ट्रा थोड़ा सा 1 या 1.5 घंटा हमें चाहिए होता है, आराम से पुरसकून स्टाइल में वक्त में अगर बेकिंग जो होती है ना वो बड़े मज़े की होती है। तो बस जी ये अफ्तारी भी मेरी यहाँ पर डन हो गई थी और सारा कुछ ये इसी तरह से भागम भाग के में हो ही जाता है जैसे तैसे करके। तो बस ये मेरी रूटीन होती है इस तरह से लाइट लाइट सी, और इतने माशाल्लाह से ये क्रिस्पी बने थे। और मैं इतना ज़्यादा इसलिए भी नहीं बनाती, वही बात फिर रह जाता है और दूसरे दिन खाया भी नहीं जाता। और जो इस तरह के आइटम होते हैं ना वो टाइम टू टाइम ही अच्छे लगते हैं फ्रेशली। तो इतनी सॉफ्ट और इतनी स्मूथ बनी थी और टाइम टेकिंग भी इतना नहीं है, सिर्फ बेक का आपको टाइम लगता है। अच्छा
ये सारी चीज़ें आप, अगर आपके पास एयर फ्रायर है तो आप उसमें भी बना सकते हैं। बस सिर्फ आपने अपने एयर फ्रायर के टेम्परेचर, उसकी तबीयत को समझना होता है। मैं इंशाल्लाह आपके साथ एयर फ्रायर की रेसिपीज़ भी थोड़ा सा मौका मिला, टाइम मिला तो ज़रूर शेयर करूँगी। जो जो चीज़ें मैं एयर फ्रायर में बनाती हूँ तो उनको ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। आप लोग ना मेरे व्लॉग्स को भी टाइम दिया करें, फ़ीडबैक दिया करें। मैं आपके साथ इतनी मेहनत से इतना टाइम लगा के व्लॉग्स भी शेयर करती हूँ, तो आप लोग जो हैं वो मेरे ब्रांडेड क्लॉथ्स की और डिज़ाइनिंग की तो वीडियोस देख लेते हैं, लेकिन व्लॉग्स भी मेरे देखा करें। उन सबसे ज़्यादा मेरे इन व्लॉग्स पे मेरी ज़्यादा एफ़र्ट होती है, मेहनत होती है। अच्छा जी, मेरे कुछ सूट जो थे वो विंटर्स के अभी भी रह गए हैं, और 3 सूट मुझे टेलर ने वापस कर दिए, क्योंकि ड्यूरिंग ईद और आफ्टर ईद उनकी भी छुट्टी होती है, थोड़ा लीव होती है उनकी भी। ज़ाहिर बात है वो बेचारे भी थक जाते हैं, इतनी टफ़ ड्यूटी होती है उनकी ड्यूरिंग रमज़ान। तो उसने मुझे वापस कर दिए थे, लेकिन जो स्टिच हो गए थे उसमें मोस्टली जो थे ना वो कैमरिक के थे, और मैंने सोचा चलें एक शॉर्ट लुक वो भी मैं आपको शेयर कर दूँ। बिल्कुल सिंपल सी कैजुअल सी डिज़ाइनिंग थी, लेकिन ये मेरे बीच ट्री के सूट्स थे और मुझे बड़े पसंद हैं। ये बड़े माशाल्लाह से अच्छे बन के आए, जैसे मैंने उसे समझाया था वैसे ही उसने बनाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये काम भी हो गया। और जो मेरी ईद की शॉपिंग है तो वो भी मैं आपके साथ इसके साथ ही शेयर करने लगी हूँ, ईद के ड्रेसेस मेरे। तो आप लोग ना वीडियो को वॉच किया करें फुल, क्योंकि वीडियो में मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन भी देनी हुई होती है। और जब आप लोग वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो ज़ाहिर बात है फिर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं, कुछ नहीं मिलती। तो बेशक आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो जी, ये मेरा बीच ट्री का पहला सूट भी है और दूसरा सूट भी है। बड़ा अच्छा सा उसने स्टिच करके दिया था, लेकिन ये है कि मैं जब कभी भी कुछ ऐसी एक्स्ट्रा इस पर डिटेलिंग करवाती हूँ तो उसके लिए ना मुझे जो है तो वो बाहर से ख़ुद अलग से कपड़ा या पाइपिंग जो है ना वो बाय करनी पड़ती है। मैंने कभी भी ना रिलाई नहीं किया टेलर को, ये कभी भी नहीं अलाउ किया कि भाई तुम खुद ही ले लो और ख़ुद ही लगा दो, क्योंकि उनकी ली हुई चीज़ की क्वालिटी बहुत ही ज़ीरो होती है। तो ये सारा कुछ तो मैंने ख़ुद ही किया। और आजकल इस नेक लाइन का बहुत ट्रेंड है, मतलब विंटर्स में भी समर्स में भी चल रहा है। और आप सबको पता है, आपने देखा है ब्रांड्स पर भी इसी तरह से स्टिच वेयर में सब कुछ ये डिज़ाइनिंग चल रही है। और इवन अगर आपको पार्टी वेयर में भी चाहिए तो ये बनते हैं नेक लाइन्स की डिज़ाइन। तो इस तरह से मोनोक्रोम की लेस मैंने यूज़ की, बड़ी खूबसूरत सी बारीक बारीक सी, और इसके साथ ये प्यारा सा ब्लैक कलर का टेसल, और ये सारा मिरर है, ये हैंडवर्क है क्रोशिया का। अगर आपको लेस पट्टी मिल जाए, नॉर्मली मार्केट्स में मिल जाती हैं, तो इस तरह से मैंने ये अटैचमेंट्स करवा ली थी। और इसके जितना भी इनर में था ये अलग से इसी का ही ब्लैक कलर का फैब्रिक मैंने टेलर से कहा होता है कि तुमने बाहर की कोई भी एक्स्ट्रा जो है ना पाइपिंग नहीं लगानी, वो बड़ा ही ख़राब कपड़ा होता है, रफ़ एंड टफ होते हैं। और जो अलग से मैं तुम्हें दे रही हूँ, ये जो ख़ुद का सूट का है, उसमें से बहुत कुछ पट्टियाँ जो है ना साइड पट्टीज़ और फैशन पट्टीज़ बच जाती हैं, तो वही लगा दिया करो। आप लोग भी अपने टेलर को इसी तरह कहा करें। और सिंपल सी मैंने इसकी ट्राउज़र रखवाई है नॉर्मल से पांचे के साथ, क्योंकि मैं इतने ज़्यादा बड़े बड़े पांचे और इतने ज़्यादा डिज़ाइनिंग ट्राउज़र्स कैजुअली पसंद नहीं करती। तो ये मुझे बड़ा प्यारा सा एक डिज़ाइन अच्छा लगा था, वो मैंने ख़ुद से ही अपने टेलर से बनवा लिया। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के सर्दियाँ ख़त्म होने से पहले ये सूट्स तो मुझे मिल गए। लेकिन कोई नहीं, 3 सूट मेरे अभी भी रह गए। चलो, अल्लाह ने ज़िंदगी दी, अल्लाह का हुक्म हुआ तो नेक्स्ट सीज़न में इंशाल्लाह वो भी स्टिच हो जाएंगे। मुझे ये होता है ना कि अगर स्टिच किए हुए सूट्स पड़े होते हैं तो जाना आना लगा रहता है, कुछ ना कुछ घर में भी गैदरिंग्स होती रहती हैं, तो आसानी होती है। कुछ भी तैयार पड़ा हो बस निकाला और वेयर कर लिया। अच्छा जी, दूसरा सूट मेरा बीच ट्री का ये है, ये खद्दर की शर्ट है। इस पर भी मैंने इस तरह से बोट नेक बनवाई है, और बोट नेक में ये सीढ़ी लेस कहते हैं या वॉटेवर, ये मैंने बोट नेक में डिज़ाइन बनाया। बड़ा प्यारा ये पहने हुए इतना मुझे अच्छा लगा ना ये नेक लाइन। तो अब मैं सोच रही थी मैंने दूसरा सूट इस तरह का क्यों नहीं बनवाया, लेकिन चलें कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम देखूंगी फिर इंशाल्लाह। तो इसके साथ ये फैशन पट्टी थी, मैंने कपड़ा अलग से इसके लिए लिया था रेड कलर में और ब्लैक में, और ऑरेंज भी इसमें था, लेकिन ये रेडिश जो है ना डार्क पिंकिश सा, ये ज़रा ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मगर फिर टेलर ने कहा कि बाजी इस पर आप ब्लैक ही लगाएं तो ज़्यादा उठेगा, क्योंकि इसका जो दुपट्टा है ना वो बड़ा खूबसूरत सा है, ये देखिए। अच्छा, बीच ट्री का जो विंटर का स्टफ़ होता है ना, चाहे आप करंडी लें या खद्दर, बड़ी प्यारी होती है और इतनी अच्छी क्वालिटी का होता है, हैवी होता है, लाइट खद्दर नहीं होता। तो मेरा एक्सपीरियंस बीच ट्री के विंटर के साथ भी बहुत अच्छा है। तो मैंने इसका जो है ना
पल्लू साइड पे इस तरह से यही लेस जो इसको कंटिन्यू रखा शर्ट पर भी और दुपट्टे पर भी थोड़ी चौड़ी वाली लगवा दी, और जो शर्ट पर है वो थोड़ी सी बारीक छोटी वाले स्टाइल में लगवा दी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा सा इसमें जो है ना सिमिलैरिटी आ जाती है और सेम सेम जो डिज़ाइन होता है काफ़ी अच्छा भी लगता है। सूट जो है ना एक दूसरे को कैरी करते हुए अच्छे लगते हैं। तो ये जो समोसा स्टाइल है ना डिज़ाइंस, ये आपको बनी बनाई पट्टियाँ भी मिलती हैं मैचिंग कलर्स में, मगर मैंने कभी अभी तक यूज़ नहीं की। मैं हमेशा अपना अलग से कपड़ा लेकर बाई करवा के इस तरह से लगवाती हूँ। तो आप भी कोशिश करें, थोड़ी सी ख्वारी ज़रूर होती है, थोड़ी सी मेहनत होती है, लेकिन डिज़ाइन भी तो फिर हमें इतने प्यारे मिल जाते हैं ना। साथ में स्लिट्स पर जो है तो चारों साइड पर मैंने ये छोटी लेस लगवा दी, और इसके साथ जो है वो इंटरलिंक में ये समोसा का सारा पट्टी का डिज़ाइन बना कर लगवा दिया। और इसके साथ मैंने ब्लैक ट्राउज़र में, इतने ज़्यादा ब्लैक ट्राउज़र्स हैं मेरे पास, बेज कलर में, ब्लैक में, रेड में, और ऑफ वाइट में और वाइट में। ये जो बेसिक 5-6 कलर्स होते हैं मेरा ख़्याल में हम सब के पास बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मेरे पास 3-4 न्यू ट्राउज़र्स भी थी ब्लैक में, लेकिन मैंने कहा नहीं, अभी इसके साथ ना बस ये चलता है। मैंने ना शॉकिंग पिंक को चॉइस किया ना तीसरे कलर को, बस इसमें से मैंने सिर्फ ग्रीन को ही पिक किया जो मुझे अच्छा लग रहा था इसके साथ। तो जी ये है मेरा बीच का ड्रेस, जो कि इस तरह से है कुछ, और ये बिल्कुल कैजुअल है, इसके ऊपर कुछ ख़ास ज़्यादा डिटेलिंग नहीं की, क्योंकि सर्दियों में अगर पहनना जाए तो ये जर्सीज़ और शॉल्स के साथ सब कुछ छुप जाता है और इनर में होता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे ज़्यादा ओवर इस पर डिटेलिंग की कोई ज़रूरत हो। तो आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को फुल वॉच किया करें, अपनी राय से आगाह किया करें, इनकरेज किया करें, सपोर्ट किया करें, लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। और अगर आपको मेरे वीडियो में से कोई भी उसका कोई भी पोर्शन पसंद आता है, कोई डिज़ाइन पसंद आता है, कोई बात अच्छी लगती है, तो आप लोग इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो किया करें। वहाँ पर आप मुझे अपनी राय से आगाह किया करें, फ़ीडबैक दिया करें, डायरेक्ट मुझे आप डीएम किया करें। अगर आपको मेरे थ्रू कोई भी शॉपिंग करवानी हो, कुछ भी बात करनी हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। वहाँ पर मैं आपको अपना पर्सनल नंबर दे सकती हूँ। अगर आप सीरियसली कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहते हो तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, और इसके बाद की वीडियोस भी ज़रूर देखिएगा। इसके बाद इंशाल्लाह मैंने अपने ईद के ड्रेसेस डिज़ाइनिंग की वीडियो शेयर करनी है। तो चाहती हूँ अब मैं इजाज़त, वीडियो अब आपने फुल वॉच भी करनी है, स्किप नहीं कीजिएगा। बड़ी मेहनत के साथ ये रमज़ान व्लॉग अगेन मैंने आपके साथ बनाकर शेयर किया है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहें, जहाँ रहें आबाद रहें, खैर खैरियत से रमज़ान मुबारक के रोज़ों को अच्छे तरीके से, एहसन तरीके से, खूबसूरत तरीके से गुजारे। अल्लाह ताला हम सब को इस तरह के बेशुमार रमज़ान जो है अपने छोटे बड़ों और अपने घर वालों के साथ नसीब फरमाए, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। आमीन इलाही आमीन। चाहूँगी इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो तक, सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।